I think we have a deal. 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो कि मेरे बिज़नेस से या मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, मुझे जानते हैं। नियो टीवी पे एक शो आता था आइडिया करोड़ों का। उस शो के बाद काफ़ी सारे यंगस्टर्स और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स एंड काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने मुझे फॉलो करना शुरू किया। इसका मुझे ऐसे पता है कि मुझे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर और दूसरे जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे मैसेजेस आने शुरू हुए। काफ़ी सारे लोग मेरे से इन्वेस्टमेंट के लिए मैसेज करने लगे, काफ़ी सारे लोग एडवाइस के लिए, बिज़नेस के लिए या जनरल स्टार्टअप डिस्कशन के लिए मैसेज करने लगे। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि इस स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है एंड इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस एज वेल। और आज तक कर रहे हैं। तो सरप्राइजिंग, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि आज भी लोग रिकग्नाइज़ करते हैं उस शो की वजह से, उस शो का रेफरेंस देते हैं। हालांकि उस शो को ख़त्म हुए हुए भी आई थिंक इट्स बिन मोर देन अ ईयर नाउ। इट्स वेरी हम्बलिंग, इट्स वेरी प्लीजिंग। और इसमें यही कोशिश करता हूँ कि जिसकी भी जो भी अगर कोई मेरे से एडवाइस लेने आए तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो आज मैंने यही सोचा कि आज के एपिसोड में आप लोगों को स्टोरी सुनाऊं कि मैं इस शो के अंदर एंट्री कैसे हुआ, किस तरह से ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस शो के अंदर जाने की। और फिर जो शो की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो कि स्मार्ट डिवाइसेस के नाम से एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का स्टार्टअप था जिसको हमने एक्वायर किया, वो शो के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हुई थी। और सबसे ज़्यादा लोग आज भी मुझे उसी इन्वेस्टमेंट का ही रेफरेंस देते हैं। तो मैं उसकी भी स्टोरी आपको सुनाऊँ। और फिर शो के बाद जब हमने उस स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया तो उसको हम व्हाट वाज द प्रोग्रेस ऑफ दैट स्टार्टअप, और आज वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और हाउ थिंग्स आर गोइंग अबाउट। तो इसमें जी आई रिमेंबर कि बाय द एंड ऑफ 2016, बल्कि 2016 के अंदर ही हमने एक कंपनी स्टार्ट की थी ब्लू ईस्ट के नाम से। आई फाउंडेड दैट कंपनी और उस कंपनी का मकसद ये था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए और प्रोडक्ट्स बनाए जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एक बहुत ज़्यादा हाइप थी। आज भी है, आज तो खैर वो प्रैक्टिकली मटेरियलाइज हो रही है, बट उस टाइम पे एक हाइप थी। और एज अ कंपनी एंड एज अ ग्रुप वी रियली वांटेड कि हम पीछे ना रह जाए इस टेक्नोलॉजी की रेस में। सो वी स्टार्टेड अ न्यू कंपनी, R&D कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ ब्लू ईस्ट। और हमारा ये ख्याल था कि हम इसमें जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है करेंगे IoT से रिलेटेड। तो हमने वो कंपनी स्टार्ट की जून के अंदर। और स्टार्ट करने के बाद वेरी क्विकली वी फाउंड आउट कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है या एक्सपीरियंस्ड स्किल लोग नहीं हैं जो कि इस फील्ड को जानते हैं, इसको समझते हैं या इसमें काम कर सकते हैं। तो पहले हमने ये कोशिश की कि उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करें, बट वेरी सून वी रियलाइज कि जी उसमें इट वुड टेक अस मच लॉन्गर इफ़ वी गो डाउन दैट राउट। सो देन वी स्टार्टेड लुकिंग। हमने देखना शुरू किया कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं या कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एंड वी थॉट दैट वी कुड कोलैबोरेट कर सकते थे, हम उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते थे। तो इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई अब्दुल गफ़ार से, जो कि उस वक्त CEO थे स्मार्ट डिवाइसेस के। दिस इज़ बाय द एंड ऑफ 2016 आई थिंक, नवंबर या दिसंबर की बात है इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और वी स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड वी रियलाइज्ड कि वी हैव अ लॉट इन कॉमन। और वो जो अब्दुल गफ़ार है, ही वाज बेसिकली रनिंग अ वन मैन कंपनी, वन मैन शो। और बट उसकी काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी जा रही थी एक स्टार्टअप के लिहाज से। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम अब्दुल गफ़ार हैड वो एक आप कहते हैं ना रोड ब्लॉक पे आ गया हुआ था अपनी कंपनी से को लेके। उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, उसने एक मोबाइल ऐप भी बना ली हुई थी, प्रोडक्ट डेवलप भी कर लिया था, प्रोटोटाइप भी बना लिया था। अब उसका प्रॉब्लम ये था कि शायद उसने पहले उस तरह से होमवर्क नहीं किया था या उसको आइडिया नहीं था कि जब भी आप कोई हार्डवेयर कंपनी बनाते हैं जो कि फिजिकल प्रोडक्ट बेचती है, सॉफ्टवेयर की साइंस बिल्कुल फ़र्क है, बट हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए। और इन्वेंट्री रखने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन कैश फ्लो।
तो अब्दुल गफ़ार अपनी कंपनी के लाइफ साइकिल के अंदर इस पॉइंट पे था कि जहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक हद तक उसने कर ली हुई थी, और अब उसके लिए टाइम था कि वो प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाए, कंज्यूमर्स के पास लेके जाए, जहाँ से उसका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंच के उसको रियलाइज़ हो रहा था कि अब उसको इन्वेंट्री चाहिए, उसको प्रोडक्शन चाहिए, उसको वॉल्यूम चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, कैश फ्लो चाहिए होता है, जो उसके पास नहीं था। सो वो ही वॉज लुकिंग, एक्चुअली लुकिंग, आई थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम ही हिमसेल्फ वॉज लुकिंग कि वो अपनी कंपनी को या फंड्स रेज कर ले या आउटराइट सेल आउट कर दे। और हम भी इसी पॉइंट इसी पर्सपेक्टिव से देख रहे थे कि हमें कोई अगर पार्टनरशिप मिल जाए या हम एक्विजिशन कर लें। तो अब्दुल गफ़ार का जो स्टार्टअप था वो प्लान 9 में था, इंक्यूबेट हुआ हुआ था। उससे आई थिंक उस टाइम पे ग्रेजुएट हो गया हुआ था। प्लान 9 एक स्टार्टअप था जिसको PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंदर प्लान 9 के नाम से एक इंक्यूबेटर चल रहा था, जिसको उस टाइम पे डॉक्टर उमर साहब हेड कर रहे थे PITB को, और प्लान 9 को आई बिलीव नबील कदीर हेड कर रहे थे। तो अब्दुल गफ़ार की और नबील की प्लान 9 की वजह से एक एसोसिएशन भी थी, उनकी इस्लाम दुआ भी थी, उनकी जान पहचान भी थी, एंड दे बोथ न्यू ईच अदर वेरी वेल, उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और ये वही टाइम था कि जिस वक्त नबील अपने शो की, जो आइडिया करोड़ों का ये शो था, उसके पहले सीज़न की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सो अब हुआ ये कि मेरी और अब्दुल गफ़ार की, या हमारी कंपनी की और अब्दुल गफ़ार की डिस्कशन स्टार्ट हुई रिगार्डिंग पॉसिबल एक्विजिशन। वी वर इन डिस्कशन, और इसी टाइम पे ही नबील की और फिर अब्दुल गफ़ार की मुलाकात हुई। और एक्चुअली नबील इनवाइटेड मी थ्रू अब्दुल गफ़ार कि आप शो पे आएँ, और अगर आप वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसको शो पे आके करें। एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि शो बिल्कुल नया था और पाकिस्तान में ये शार्क टैंक वाला कॉन्सेप्ट, या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, तो नबील वाज रियली लुकिंग फॉर पीपल या इस तरह की सक्सेस स्टोरीज जो कि शो पे हाईलाइट कर सके, और जिससे ये हो कि जो यूथ है या जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो। और मैं ये आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि नबील और नियो टीवी की टीम इस काम में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को मोटिवेट किया एंटरप्रेन्योर्स बनने में। सो आई थिंक उनके लिए ये हैट्स ऑफ टू देम, जो वो उनका एक मिशन था, जिस मिशन पे उन्होंने वो चले और शो स्टार्ट किया, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बहरहाल, तो नबील और अब्दुल गफ़ार की मुलाकात हुई, और नबील ने हमें इनवाइट किया कि आप हमारे शो पे आएँ, शो पे आके इसको मटेरियलाइज़ करें, अगर आप वाकई इसमें इंटरेस्टेड हैं या वाकई करना चाह रहे हैं। हमारी जो डिस्कशन थी उस पॉइंट पे इस मरहल में पहुंच गई थी कि प्रिंसिपली हमने एग्री कर लिया था कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, बट वैल्यू और टर्म्स उस टाइम पे डिसाइडेड नहीं थे। आप जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है, जिसमें ये होता है कि इनिशियल पिच डेक के अंदर आपको जो चीज़ें प्रेजेंट की गई होती हैं आप वैलिडेट करते हैं, आप उसको ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियली ऑडिट करते हैं, बाकी हर लिहाज से कंपनी को स्टडी करते हैं जिसको आप एक्वायर करने जा रहे होते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो जो ड्यू डिलिजेंस वाला प्रोसेस था वो अभी नहीं था। और नबील के शो की जो टाइमलाइंस थी या जो विंडो थी वो हमारे पास कोई सिनेरियो इस तरह का बन रहा था कि एक ही वीकेंड आ रहा था या एक ही एक स्लॉट आ रहा था जिसके अंदर वो हमें अकोमोडेट कर सकते थे। और मेरा ये दिस वॉज फॉर मी माई इट वॉज सपोज टू बी माई वन एंड ओनली अपीयरेंस ऑन द शो में। मेरे लिए सिर्फ ये एक ही अपीयरेंस होनी थी, मेरा उनके साथ कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मैं लॉन्ग टर्म में शो पे आऊँगा। तो तो बहरहाल फिर हम उस शो पे चले गए, और वो एपिसोड फिर काफ़ी सारे लोगों ने देखा। वो एपिसोड यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं उस एपिसोड में क्या हुआ, ये कैसे हुआ। जितनी भी डिस्कशन थी वो रियल डिस्कशन थी, और उसमें ये था कि हमारी इंटेंट भी थी, जो 5 करोड़ रुपए की वैल्यू थी वो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि ये वही वैल्यू थी जो कि अब्दुल गफ़ार की इनिशियल
रिक्वायरमेंट थी। तो उसने शो के ऊपर भी वही डिमांड की और हमने शो के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग की कि हम उसी वैल्यू की अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं। उसकी वजह ये थी कि इट कुड हैव बीन 5 करोड़ एट दैट टाइम, इट कुड नॉट हैव बीन दैट वैल्यू। सो हम उस टाइम पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता था कि क्या वैल्यू होगी। सो हमने फिर उसी वैल्यू के ऊपर ही वो शो के ऊपर वो डील की। अच्छा, उस शो के बाद कंप्लीट एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस चला और ड्यू डिलिजेंस के अंदर हमें वी रियलाइज्ड कि जो प्रोडक्ट है अब्दुल गफ़ार का या स्मार्ट डिवाइसेस का जो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। वो इन इट सेल्फ तो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था, बट जो हमारी कंपनी का विजन था वो किसी और डायरेक्शन में था। इट वाज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट टू व्हाट वी वांटेड। सो वी रियलाइज्ड कि ये जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है। और फिर बात करते कराते एक्यूजिशन से या एक्वायर से एक्यू हायर पे आ गई। एक्यू हायर का मतलब ये है कि आप टैलेंट को एक्वायर करते हैं रादर देन द कंपनी और द प्रोडक्ट। यू आर मोर फोकस्ड ऑन हैविंग द टैलेंट ऑन बोर्ड जो कि आपकी कंपनी में आए और आपके विजन के ऊपर काम करे, जो जिसके पास इतनी स्किल हो या जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी या इतना टैलेंट हो जो कि आपकी कंपनी में आके कंट्रीब्यूट कर सके। सो फॉर देन द डील बिकेम एक्यू हायर डील और उसके अंदर जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। तो मैं वो एक्चुअल वैल्यू तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बट इट वाज सिग्निफिकेंटली लोअर देन जो वैल्यू अनाउंस हुई। और ये दिस वाज मच लेटर, जबकि शो रिकॉर्ड भी हो चुका था, एयर भी हो चुका था। ये उसके काफ़ी देर बाद हुआ क्योंकि हमारी ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। एनीवेज डील कंप्लीट हो गई और अब्दुल गफ़ार ने हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ही केम ऑन बोर्ड और उसने उसको हमने एक डिपार्टमेंट दिया, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में उसने कंट्रीब्यूट किया। और आई थिंक कि यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कि अब्दुल गफ़ार himself, he's a very good resource, very talented, very skilled. He knows what he's doing. He always knows what he's doing. और उसने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ ये कि वो बहुत अरसे तक एसोसिएशन उसके साथ नहीं चल सकी। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट आई थिंक 1.5 साल तक वो हमारे साथ चले और फिर उसके बाद वी हैड टू पार्ट आवर वेज और ही हैड टू लीव द कंपनी फॉर वट एवर रीज़न। तो मैं वो भी इसमें ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा, बट आई थिंक कि जितना टाइम अब्दुल गफ़ार ने गुजारा बड़ा अच्छा गुजारा। प्रॉब्लम ये हुई कि आई थिंक कि कंपनी से गलती हुई, और कंपनी से गलती ये हुई कि कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ऐसा रिसोर्स जो कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आया और फिर एंटरप्रेन्योर से चेंज होके सीईओ से या लीडर ऑफ हिज ओन कंपनी या अपनी कंपनी के मालिक से होकर एक मुलाजमत में या एम्प्लॉयमेंट में आए। तो हम इस रिलेशनशिप के ट्रांजिशन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सके। कुछ कंपनीज कर लेती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंपनी इस केस में वो कंपनी थी जो कि इसको बहुत अच्छी तरह से हम मैनेज नहीं कर सके। जो सीनियर मैनेजमेंट थी एंड अब्दुल गफ़ार की रिलेशनशिप को और जो ब्यूरोक्रेसी है या एक ऑफिस पॉलिटिक्स है, हम शायद उसको बहुत अच्छे तरीके से उस टाइम पे मैनेज नहीं कर सके जितना अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए था। सो वो एक डिफरेंट माइंडसेट था सीनियर मैनेजमेंट का और उनका, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी तरह से टीम स्पिरिट में और आई थिंक टीम जेल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली वी हैड टू पार्ट आवर वेज। इसमें जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था अब्दुल गफ़ार के साथ, तो उसमें एक नॉन कम्पीट का भी एक क्लॉज था। नॉन कम्पीट का मतलब ये है कि जब भी अब्दुल गफ़ार या कोई भी जो इस एग्रीमेंट में करेंगे वो कंपनी को छोड़ के जाएंगे तो वो आपके साथ कम्पीट नहीं करेंगे फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। सो वो सेम इंडस्ट्री में या सेम प्रोडक्ट में या वो वट एवर द क्लॉज वॉज, बट he could not compete with us at that time for a certain time period. I think it was 3 to 5 years. और ये हमारा एग्रीमेंट था इसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल गफ़ार ने वो एग्रीमेंट ऑनर नहीं किया और उसके बाद उन्होंने वही कंपनी दोबारा लॉन्च की
वही कंपनी से मुराद है कि सेम प्रोडक्ट या सेम इंडस्ट्री में आए, जो कि वो पहले भी कर रहे थे, फिर हमारे पास आके भी किया। बेसिकली जो जो काम वो कर रहे थे, हमारा ही ख्याल है कि इट वाज इन वायलेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट, दैट गुड फेथ। तो उसमें मेरी जो हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट है, और कुछ और लोगों ने भी मुझे एडवाइस किया कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, एंड दिस इज़ अगेंस्ट द एथिक्स भी है, अगेंस्ट द लॉ भी है, अगेंस्ट आर एग्रीमेंट भी है, और वी शुड प्रोसीड अगेंस्ट हिम लीगली। तो मुझे जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है और कुछ एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने एडवाइस किया है कि ये दिस इज़ अगेंस्ट एथिक्स, दिस इज़ इलीगल एक्चुअली, एंड बिकॉज कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है, तो हमें उसके अगेंस्ट लीगली परस्यू करना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैंने अब्दुल गफ़ार को फिर एक मीटिंग के लिए कॉल किया, और उसके साथ एक मीटिंग हुई, और मैंने उससे कहा कि यार ये जो आप कर रहे हैं, सो आपको पता नहीं है आप वायलेशन कर रहे हैं अपने एग्रीमेंट की। सो वो ही टुक इट अ बिट कैजुअली, उसने थोड़ा हंस के कहा कि सर असल बात ये है कि मैंने अपने लॉयर से चेक कर ली है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि अब्दुल गफ़ार, असल मसला पता है क्या, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे जिस तरह लीगल अप्रेटिस चलता है आपको भी बड़ी अच्छी तरह से पता है, और एनीवे इन एनी केस आई थिंक कि लीगली हम लोग राइट पे हैं, आप एथिकली भी रॉन्ग पे हैं, और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो इफ़ आई परस्यू दिस केस लीगली, अगर मैं आपके अगेंस्ट कोई स्टे ले लूँ या कोई ले लूँ, तो आप यू विल बी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, और आपको फिर खासा आपकी कंसंट्रेशन भी ख़राब होगी, और आपको काम करने में मसला होगा। बट फिर मैंने उसको साथ की उसी सांस में कहा कि आई थिंक आई विल नॉट परस्यू अगेंस्ट यू, अगर आप काम करना चाहते हो तो आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑब्वियसली दिस वाज अगेंस्ट जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है। ये कंपनी में जो मैनेजमेंट थी और जो हमारे एडवाइज़र्स थे, उनके लिए थोड़ा शॉकिंग भी था, लेकिन मैंने ये जो स्टेप लिया उसके पीछे 2-3 वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारा ईमान है कि रिस्क, रोज़ी रोटी, कारोबार अल्लाह ताला ही देता है, हम ना किसी को कारोबार दे सकते हैं ना किसी से छीन सकते हैं। दूसरा ये कि अब्दुल गफ़ार की और मेरी या हमारे ग्रुप की, मेरी तो नहीं कहना चाहिए, हमारे ग्रुप की लड़ाई बनती नहीं थी, क्योंकि वो एक बहुत इनिशियल स्टेज पे था, और आई वाज रिप्रेजेंटिंग अ बिग एंटरप्राइज। तो वो वाकई उसके लिए अगर हम लीगली परस्यू करते तो शायद उसके लिए ज़्यादा मसला हो जाता, उसके लिए उसके घर के लिए परेशानी का बायस होता। उसकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं। और जो तीसरी वजह है वो ये है कि आई ऑनेस्टली बिलीव कि अभी तो टाइम है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने का, इसमें काम करने का। तो जितने लोग आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जितने भी लोग आके मेहनत कर सकते हैं, ओवरऑल इस मुल्क के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए ही बेहतर होगा। इवन आज तक अगर मैं ओरियन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखूं, तो हमारे जो अपने कंपेटिटर्स हैं, जो कंपटीशन कंपनी है, उन लोगों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे ताल्लुकात ही रखें, अच्छी सलाम दुआ रखें। कंपटीशन तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये कोई जानी दुश्मनी का मसला नहीं होता कारोबार। सो कारोबार तो आप अपने घर को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए करते हैं, ना कि आप दुश्मनियाँ करने के लिए करते हैं। तो हर चीज़ में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पॉजिटिविटी ढूंढें। तो फिर मैंने उसको उस दिन अलाउ कर दिया अब्दुल गफ़ार को कि आप काम करें, आई विल नॉट कम आफ्टर यू, हमारी कंपनी आपको परस्यू नहीं करेगी, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, खुली छुट्टी है, आप इस इंडस्ट्री में काम करें। वो कोशिश कर भी रहा है, उसका स्टार्टअप है, मेरी बेस्ट विशेस भी हैं उसके साथ। हालांकि अभी हमारा अब वो कंपेटिटर है, बट आज भी मेरा यही ख्याल है कि वो शायद हमारा कंपेटिटर नहीं है, बिकॉज वी रिप्रेजेंट अ लार्ज स्केल एंटरप्राइज, और वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत डालें और वो ग्रो कर जाए, और वो हमारा कंपटीशन बन जाए। सो बन सकता है, और अल्लाह करे बन जाए, ग्रो करे। जितने स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, जितने बिजनेसेस ग्रो करेंगे, हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है। ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरा कारोबार बंद कर देगा, या मेरे उसके पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि मैं उसका बंद कर दूँ। कोई किसी का कारोबार बंद नहीं कर सकता। सो हमें हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए, और अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ही आपको रिस्क देता है, कोई बंदा किसी को नहीं दे सकता, ना आप किसी को दे सकते, ना आप किसी से छीन सकते हैं।
अगर कोई इस तरह के काम करता है या आप लीगली जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी वायलेशन है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी गलत है, बट इस स्केल पे आई थिंक इट वाज अननेसेसरी टू गो आफ्टर हिम। तो मेरी आज भी अब्दुल गफ़ार से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, बातचीत होती रहती है, कोलैबोरेट भी करते रहते हैं। हम उसको एज अ थर्ड पार्टी हायर भी करते हैं, कभी कभी उससे सर्विसेज भी लेते हैं। और मेरी उसके लिए भी आज भी दुआ ही है कि अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत डाले, अल्लाह ताला हमारे कारोबार में भी बरकत डाले। तो लास्ट में बस मैं क्लोज करने से पहले आइडिया करोड़ों का जो शो था उसके लिए ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आई बिलीव एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट की है पाकिस्तान की जो एक यूथ है उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाने में। मेरा ये स्टोरी सुनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है या इस तरह का कोई इम्प्रेशन देना नहीं है कि उस शो पे होता था जो फेक होता था। उस शो के ऊपर आज तक कोई इन्वेस्टमेंट फेक नहीं हुई एज़ पर माई नॉलेज। लेकिन उनकी ये कोशिश होती थी कि वो सक्सेस स्टोरीज को ज़रूर ला के हाईलाइट करें। तो कभी होता था कि कुछ डील्स चल रही हैं पर्दे के पीछे, तो वो उसको पर्दे पे या कैमरा के सामने ला के दिखा देते थे। और फिर उसमें कुछ केसेस पे ऐसे भी हुआ कि बाद में इंटेंट हो गया, लेकिन ड्यू डिलिजेंस के बाद डील्स ब्रेक डाउन हो गई। आई थिंक 80% जो कि डील्स उस शो के ऊपर हुई थी वो सम हाउ चल ही रही थी। बहुत कम डील्स थी जो कि ऑन स्पॉट प्योरली शो के ऊपर हुई। सो वर्जिन टीज जो स्टार्टअप था उसके अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की, मैं कोशिश करूँगा किसी दिन उसकी भी स्टोरी सुनाऊँ, बिकॉज वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो कि प्योरली ऑन द स्पॉट उस शो के ऊपर हुई थी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्ट करना किसी कंपनी में या एक्वायर करना, इट्स नॉट एज सिंपल एज आधे घंटे की एक डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर। इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। बट स्टिल आई थिंक हैट्स ऑफ टू नबील, उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस शो के ऊपर, और नियो टीवी ऑफ कोर्स, और उन्होंने एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की इस यूथ के लिए। तो आज के लिए इतना ही था जी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसा टॉपिक हो बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप पूछना चाहें या आप चाहें कि मैं उसके ऊपर बात करूं या अपना ओपिनियन दूं या डिस्कस करूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे पास मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिनसे या ऐसे टॉपिक जो कि मेरी लर्निंग्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे अपकमिंग स्टार्टअप्स की या किसी की भी हेल्प हो सके, तो मैं उसके ऊपर अपनी डिस्कशन और या वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूं। और कुछ प्लान भी है, कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन भी किए हुए इंशाल्लाह, जो कि आपको आने वाले दिनों में नज़र आते रहेंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। जज़ाकल्लाह।